हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भाई जरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो डिस्कस कर रहे थे हम। तो बायो सेवर्ट लॉ भी हमने डिस्कस किया था। बायो सेवर्ट लॉ में डीबी अपॉन आर क्यूब, इसका सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर रहे थे। ए आर डी एल क्रॉस ए आर, इसके बारे में डायरेक्शन के बारे में आपका क्वेश्चन था कल। एक दो एग्जांपल बता देता हूं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसा आएगा। ये भी डायरेक्शन वेक्टर रहेगी। देखो भाई जरा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करो। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P, डायरेक्शन ऑफ B, इस पॉइंट P पर बताना है। बताइए जरा। देखो आंसर आई थिंक बता दिया आपने, एक मिनट को जरा। आउटवर्ड डॉट डॉट, ठीक है, आउटवर्ड बिल्कुल सही। देखो यार राइट हैंड वाले रूल से करंट इधर, ठीक है ना, ये करंट और ये आउटवर्ड, बिल्कुल सही। अब आप वेरीफाई कर सकते हो डीएल क्रॉस आर से भी। बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से बताओ, कर्ल रूल वगैरह से नहीं, बायो सेवर्ट लॉ से, इससे वेरीफाई करो। देखो डीएल, डीएल की डायरेक्शन किधर आएगी? डीएल की डायरेक्शन होगी इधर, करंट की डायरेक्शन में स्मॉल करंट एलिमेंट, ये डीएल, ये ए आर। अब देखो डीएल क्रॉस ए आर, ए आर या आर जो भी लिखो, डीएल क्रॉस ए आर, कर्ल बनाओ डीएल और ए आर। डीएल से ए आर क्या डायरेक्शन हो गई बी की? यहां भी आउटवर्ड, यस, यहां पर भी आउटवर्ड। तो चलो खैर, आई होप बायो सेवर्ट लॉ और ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूं यहां से। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जब हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका मतलब होता है लेंथ एल टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी लेंथ जो है वेरी लॉन्ग, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन का वायर देखा होगा। और हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली एल मच ग्रेटर देन आर। डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूं और उसका सिग्निफिकेंस, डेरिवेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं आपको। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ वेरी लार्ज, यानी आर। आर क्या है? पॉइंट के डिस्टेंस। देखो भाई ये वाला फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ऐसे, ये कंडक्टर लेंथ एल, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। मैग्नेटिक फील्ड वी वांट टू डिटरमाइन एट दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस आर, ये मतलब है, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो बी की वैल्यू आ जाती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर।
ये बायो-सेवर्ट लॉ से ही आता है, डेरिवेशन करने के बाद उससे। इसे भी कहते हैं वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर लॉ का एक फॉर्म है, उसका एक रूप है। एम्पियर लॉ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, वेक्टर वगैरह, कर्ल वगैरह, लाइन इंटीग्रल, उसकी जरूरत नहीं। ये एम्पियर लॉ से भी, ये डेरिवेशन बायो-सेवर्ट लॉ से भी आता है। इसको कहता है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। डायरेक्शन बिल्कुल वही सेम चीज जैसे बताया, इनवर्ड, यहां इनवर्ड आ जाएगा, v की डायरेक्शन। डायरेक्शन पता है, फार्मूला ध्यान रखना। ये जब है म्यू 0 I/2πr लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ मच लार्जर देन r, इसके डेरिवेशन में यही चीज यूज की जाती है। अब आगे चलते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए कोयल। प्रोड्यूस्ड बाय ए कोयल। देखो भाई, जैसे हो गई कोर, ये कोर बार बार बनाई जाएगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी आपके सिलेबस में है। कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, इस चीज को जरा समझ लो, कोर का क्या मतलब है। ये है आयरन कोर। आयरन कोर, ठीक है बात। अच्छा, कैसे? देखो इसकी लेंथ के बारे में भाई, ये तो हो गई आउटर लेंथ, इसी तरह है ये वाली हो जाएगी इनर लेंथ। आउटर लेंथ, इनर लेंथ। हम यहां इन दोनों में से कोई नहीं, हम यूज करेंगे इसको, इन बिटवीन। इसे कहते हैं मीन लेंथ यानी एवरेज लेंथ। इसे कहा जाता है कोर, मीन लेंथ ऑफ कोर। तो आउटर या इनर लेंथ लिखने के बजाय हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? मीन लेंथ। और जब भी लेंथ लिखा जाएगा उसका मतलब भाई मीन लेंथ ही आप समझेंगे। ये मीन या एवरेज वर्ड बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट में मेंशन नहीं होता, हालांकि यूज यही होता है, मीन लेंथ। अच्छा, यस, फर्स्ट स्लाइड समझ में आ जाएगा यहीं से आपके, देखते जाओ बस। देखो भाई, अब ये क्रॉस सेक्शन, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बताता हूं मैं आपको। देखो एक्चुअली ये तो जो कोर है इसका एक तरीके से फ्रंट व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। जैसे भाई देखो, ये कोर है, ये रही, हमें यहां से रेक्टेंगल नजर आ रहा है, लेकिन होगी तो इसकी थिकनेस भी देखो, थिकनेस भी है ना, जैसे ये रही। अगर थोड़ा साइड से देखो, थिकनेस भी होती है ना इसकी। मैं बात कर रहा हूं 3D डायग्राम की, थिकनेस भी है इसकी, ये रही। तो अब 3D डायग्राम, क्योंकि देखो भाई डायग्राम ड्राइंग इतनी बढ़िया तो है नहीं मेरी है,
तो मैं थोड़ा सा जरा रफली बना देता हूं, आप लोग इमेजिन कर लेना इसको। ये इसकी थिकनेस, ये है थिकनेस ऑफ द कोर। कोर की थिकनेस, इसे बल्कि मैं लिखता हूं कैपिटल टी, थिकनेस ऑफ द कोर। स्मॉल टी क्योंकि आगे अलग यूज होगा। हाँ, ये वीडियो पास होने की प्रॉब्लम सभी को आ रही है, किसी इंडिविजुअल को। भाई यहाँ से कनेक्शन वगैरह सब कनेक्टिविटी प्रॉपर है, आप चेक करो। ठीक है, ये रहा। तो अब देखो इस केस में ये क्रॉस सेक्शन, मैं बात कर रहा हूं इस क्रॉस सेक्शन की। समझ में आई बात? ये तो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया? ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। समझ में आई बात? इसी तरह सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। थिकनेस जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है। यहां मैंने रेक्टेंगुलर वाला शो कर दिया, इसी तरह सर्कुलर भी हो सकता है ये एरिया। तो भाई आगे से ये सिंपली मैं एरिया लिख दूंगा, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे। यहां से आप समझ गए, सर्कुलर वाला आप खुद बना सकते हैं। जो कैसे कोर सर्कुलर भी हो सकती है, वो कई पैरामीटर पे डिपेंड करता है किस टाइप की कोर हम यूज करेंगे। जैसे ये भी, ये क्रॉस सेक्शन जो हमने बनाया, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, ज्यादातर रेक्टेंगुलर ही बनाकर चलेंगे, लेकिन सर्कुलर भी हो सकती है। क्वेश्चन में अगर सर्कुलर बना हुआ आ गया तो घबराने वाली बात नहीं, कंसेप्ट वही है सारी। चले भाई आगे। हाँ, लेंथ और एरिया, आई थिंक ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। ये दोनों वर्ड यूज आएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अच्छा, देखिए कोयल, ये कोयल बाउंड की गई, यहां देखो जैसे आई, बैक साइड से रिटर्न हुआ वायर, बैक साइड से रिटर्न, और ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n। समझ गए भाई कोयल कैसे बनी? चलो मैं बना देता हूं। अच्छी बात है, वायर मेरे पास है। देखो
रेक्टेंगुलर कोर की एक साइड ये तार लिया, ये बांधते चले गए इस पे से, समझ गए ना, ये बांध दिया फ्रंट साइड से और बैक साइड से, ये वाले आ गए कोर। करंट इन द कोयल, इसमें करंट फ्लो करा दी कितनी आई। अब देखो एक वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वर्ड जरा याद कर लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन आपके सारे ही थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल वगैरह तो कुछ है नहीं। थ्योरेटिकल है या कंसेप्चुअल है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल से। मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या चीज है ये होता है H, NI/N। ये क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट बताओ जरा इसकी। नॉन इलेक्ट्रिकल शायद ये टर्म ना जानते हो, तो भाई जरा मैं यूनिट वगैरह समझा देता हूं। इलेक्ट्रिकल वाले जरा सब्र से काम लें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल वाले ये चीजें बड़े अच्छे से जानते हैं। इसकी यूनिट हो गई क्या, एम्पियर पर मीटर। क्या यूनिट है इसकी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है भाई, यूनिट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं केवल यूनिट भी आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो यूनिट वगैरह अपने आप याद हो जाते हैं, कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोगों को नहीं करनी इस सिलेबस के मुताबिक, तो थोड़ा सा यूनिट्स पे ध्यान रखें। इसको ये भी लिखा जाता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, दोनों बातें एक ही हैं, AT पर M, ये दोनों। टर्न, जस्ट ए मिनट, टर्न कोई यूनिट तो है नहीं, टर्न टर्न तो सिर्फ नंबर है, कितने टर्न है देखो, जैसे ये वाला लिया, एक हो गया, 2 3 4, इस तरह, समझे बात, कितने टर्न्स। लेकिन जस्ट ए मिनट, रिमाइंड कराने के लिए कि यहाँ n से मल्टीप्लाई है, एम्पियर पर मीटर को एम्पियर टर्न पर मीटर भी लिख दिया जाता है, दोनों ही इसकी यूनिट है। एक मिनट जरा, ये बात कौन करना चाह रहे, यस हाँ बताइए सारिका। और फिर तवा पे ऑयल, हाँ। वो ऐसा ऐसा लंबा नहीं होता है, मैम कटलने रालन। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का मेरे ख्याल से किसी भी सब्जेक्ट से नहीं, अगर होगा तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूले में रख दिया, बिना कैलकुलेटर के हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो सोल्व हो जाएगा। इस लेवल के जो एग्जाम है, देखो ये एग्जाम तो जैसे कि अगर हो रहा है पहली बार, इसके लेवल के जो बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं ज्यादातर, उसमें देखा गया कि न्यूमेरिकल नहीं है इलेक्ट्रिकल वगैरह में। अगर आ भी गया देखो सिंपल फार्मूले पे तो आप कर भी दोगे, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं कि न्यूमेरिकल देंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो तो यूनिट समझ में आ गई, ये है मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। बी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को लिखा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, इनमें रिलेशन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना आप जान लो, H एंड B दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक का नाम यह है मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
कॉमन लैंग्वेज में दोनों को मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अब तक हम ऐसे ही तो लिखते आ रहे थे। कॉमन टर्मिनोलॉजी में, सिंपल लैंग्वेज में दोनों को मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अब तक मैंने बी लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड बोला था मैंने इसको, वो जनरल वर्ड है। प्रॉपर नाम इनका ये वाला है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा बी इंटू एरिया। एरिया ये कितना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। बी इंटू ए, ये टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बी और एच में जरा रिलेशन क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं जरा। इसके लिए हिस्टेरेसिस ग्राफ डायरेक्ट बता के एक दो टर्मिनोलॉजी उसमें समझा देते हैं, ठीक है, डिटेल नहीं। हाँ भाई, समझते जा रहे हैं ना आप? ये नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, इसके पीडीएफ कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दे, साथ साथ बना भी लो जो भी चीजें हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जनरली इसमें तैयारी की जरूरत भी नहीं होती प्रॉपरली ये सब्जेक्ट की। ये सिग्निफाई क्या करता है अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है ना। हाँ हाँ, अभी एक्सप्लेन कर दे। मैंने अभी तो सिंपली डेफिनेशन लिखी इन वाली टर्मिनोलॉजी की, अब एक्सप्लेन करेंगे। अभी करता हूं एक्सप्लेन। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व, ये जो वर्ड हिस्टेरेसिस है इसको समझाता हूं जरा डायरेक्ट लिखकर। अभी आप बेफिक्र रहो, मैंने सिंपली टर्मिनोलॉजी लिखी, उसको मैं कवर कर रहा हूं। अभी रिपीट करने की बात नहीं है, रिवाइज करने की, मैंने कुछ समझाया नहीं, आगे आ जाएगा समझ में। देखो भाई जरा, इससे पहले समझ लो, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट या डीसी का मतलब भाई कुछ ऐसे होता है, सुनिए। टाइम के साथ में कांस्टेंट रहना करंट का। करंट टाइम के साथ में कांस्टेंट, ध्यान आया? 12th लेवल की कंसेप्ट है, सभी लोग जानते होंगे। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है टाइम का फंक्शन साइनसोइडली। बेसिक्स आप कवर कर चुके हैं तो ये चीज आप जानते होंगे, उसमें जो केवीएल केसीएल के टाइम बता दिया होगा। क्योंकि मुझे यहां जरूरत है तो रिवीजन के तौर पे मैं लिख रहा हूं। पीक वैल्यू आई एम, पीक वैल्यू आई एम। ध्यान आया भाई कुछ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
पाई एफ। फ्रीक्वेंसी ये होता है हर्ट्ज। जानते हैं टर्मिनोलॉजी ये सब। टाइम पीरियड 1/f। इसकी यूनिट सेकंड और इसकी यूनिट 1/सेकंड, जिसे कहते हैं हर्ट्ज। टाइम पीरियड जितनी देर बाद रिपीट हो जाता है, देखो यहां पे ये 0, यहां तक 1 साइकिल हो गई टाइम पीरियड। इसे बोलते हैं 1 साइकिल। बताइए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट चलो फिर मैं आगे। सिंपली टर्मिनोलॉजी मेंशन करता चल रहा हूं, जरूरत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे मुझे लगता नहीं इस वाली चीज में जरूरत पड़ेगी आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भाई डोंट बी शाई, बता दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे। ये T/2, ये T/4, 3T/, ये होती है 1 साइकिल, जिसके के बाद रिपीट हो रहा है। देखो इसके बाद रिपीट हो रहा है ना 1 साइकिल, ये फिर 1 साइकिल ऐसे आगे चलती जाएगी। चलो तो फ्रीक्वेंसी वगैरह ये वाले टर्म आपको क्लियर है। अब आता हूं मैं, देखो होता क्या है, ये रही आयरन कोर, मीन लेंथ L। गुड, एसी जानते हैं आप। चलिए देखो भाई, जो आपके डाउट रह गए तो वो यहां क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जैसे एक मिनट रुको जरा, अभी बात करता हूं। यहां पर एसी करंट है, हाँ धीरेन्द्र कुमार क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई पता नहीं गलती से लग रही है आपकी कॉल, या आप लोग मजाक कर रहे। देखो जरा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ जरा। Ni/L, sin ओमेगा टी। पीक वैल्यू, ठीक है। देखो एक्चुअली बिहेवियर कैसे होता है, फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है जब करंट से, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है यहाँ पे, मुझे आपको बेसिकली जो समझाना है।
एच किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। ये फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन है? करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही थी, ये तो हम देख चुके, मैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन कैसे होता है सुनिए जरा। भाई जब शुरू में करंट जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है। एक मिनट जरा, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, जस्ट 1 मिनट प्लीज। एसी करंट में ये भी अल्टरनेटिंग आ गया, T/2 तक बना रहा हूं मैं भी पहले। T/4 ये है HM पीक वैल्यू, ये टाइम जीरो। एक मिनट जरा, मैसेज क्या है आपका? अरे भाई आप एक बात तो बताओ, क्या सम थ्योरी, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करूं, आप ये बताइए मुझे। आप ये तो बताइए किस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। भाई देखो एक्चुअली सुनिए मेरी बात, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता, तो जरा थोड़ा सा वेट करो। अभी मैंने, हाँ, वर्किंग ऑफ फ्लक्स क्या क्या है वही तो बताना चाह रहे हैं ना जरा। ठीक है, रुक जाओ जरा, वन बाय वन देखे क्या है। सुनो मेरी बात, अभी कई सारे टर्म आ गए, वन बाय वन मैंने कहा था क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने कुछ फार्मूले लिखे, मैं इसको बता रहा हूं। सिग्निफिकेंस अगर आपको जानना है फ्लक्स का तो यहां से समझ लो। हाँ भाई जरा सुनिए, जैसे बार मैग्नेट है, सुनो समझिए जरा, बार मैग्नेट है जैसे, ये फ्लक्स लाइन जैसे कि मैंने आपको बताई थी, बाहर N2S, अंदर H2N। ये इंटेंसिटी, ये फ्लक्स लाइन है। अब सुनिए जरा, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गया आपकी क्या डाउट है। यहां पे देखो भाई, डेंसिटी बताओ जरा लाइन की। देखो प्रैक्टिकली आपने क्या ऑब्जर्व करा उससे रिलेट करके बताता हूं। मैग्नेट के पास में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये बार मैग्नेट है, ये आयरन है, ये वाला आयरन। जब आपने देखा होगा आयरन पास में जल्दी चिपक जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा है। दूर है तो फोर्स इसका कम लगता है, ज्यादा दूर चले जाओ तो नेग्लिजिबल। इस बात को यहां प्रॉपर कैसे एक्सप्लेन करें मैथमेटिकल टर्म में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो आपके सिलेबस में लिखा है वो कैसे एक्सप्लेन करें इसको, कि पास में ज्यादा है दूर जाने पर कम है। सुनिए यहां पर, ये एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर किया मैंने, एरिया ए, यहां भी ये वाला एरिया, यहां भी इतना ही एरिया ए। दोनों पोजीशन में 1 और 2 में जरा ये बताओ मुझे किस चीज का डिफरेंस है? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे सेम एरिया कंसिडर कर लिया, यहां पे ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। इतनी बात तो आप समझते हो नॉर्मली, बिना इंजीनियरिंग पढ़े हुए भी इतनी बात जानते हैं, मैग्नेट के पास में ज्यादा, मैग्नेट से दूर कम। इसको मैथमेटिकली कैसे बताया गया, वो मतलब है फ्लक्स का। ठीक है ना, देखो जरा, इस वाले पॉइंट पर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, कितनी फ्लक्स लाइंस हैं, इसे कहा जाता है
ये है 4। यहां पर कितनी लाइन है इस दूसरे पॉइंट पर? सेम एरिया पर वहां कितनी लाइन है? 2। इस जगह पर कितने लाइन है? 2। ये बात तो समझ में आई। यहां लाइन है 4 सेम एरिया में, यहां लाइन है 2 सेम एरिया में, लाइन 2 है, लाइन 4 है। तो हम कह सकते हैं यहां पर, अब इसे कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यही तो होता है, मैग्नेटिक वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, पाई अपॉन एरिया, जो मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया, ये होती है डेंसिटी। कितनी एरिया है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब एक यूनिट एरिया में कितना। तो बताओ क्या कहोगे यहां पर? फ्लक्स डेंसिटी हायर, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है, B1 ग्रेटर देन B2। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। फ्लक्स अगर आपके समझ में नहीं आया तो अब बताओ, इस एग्जांपल से क्लियर है नहीं? इस चीज को बताया जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए। अब ये तो बार मैग्नेट है। अब हमें देखना है करंट से कितना फ्लक्स आएगा। करंट से एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0, करंट विल बी 0, मींस h विल बी 0। यहां पे 0 है, मतलब क्या किया? इस पे समझ रहे आप? इस वाले पर, यहां पे इसमें करंट 0 है तो फ्लक्स भी 0। कोई मैग्नेट नहीं बना, इसका मतलब कोई मैग्नेट नहीं है। B इक्वल टू 0। अब देखो आगे, जैसे ही t इंक्रीज होगा 0 से t/4 तक, 0 से t/4 तक t इंक्रीज, करंट भी इंक्रीज होती है। कहां से कहां तक? 0 से Im। h भी इंक्रीज हो रहा है 0 से hm। इसी तरह अगर हम टाइम टाइम बढ़ाते चले 0 से t/4 तक, करंट इंक्रीज हो रही थी, h भी इंक्रीज हो गया। अब सुनिए क्या होगा यहां पर। B इंक्रीज होगा, B इंक्रीजेस, B यहां पर इंक्रीज होगा। करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे, कुल मिलाकर सिंपल वर्ड में, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात है सिंपल सी, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये इंक्रीज लीनियरली। एक लिमिट के बाद भले ही करंट इंक्रीज हो रही, लेकिन B इंक्रीज नहीं होता, B बन जाता है लगभग कांस्टेंट। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है, वो रिजल्ट लिख रहे हैं हम।
ये जाएगा HM तक, ये जाएगा BM तक। शुरुआत में इंक्रीज होता है लीनियरली, जितना ज्यादा आप H को इंक्रीज करते जाएंगे B भी इंक्रीज हो रहा है। लीनियर का मतलब है, अगर आप देखो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी H की वैल्यू इंक्रीज होगी, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। इसके बियॉन्ड यहां पर आने के बाद इस जगह आफ्टर ए पर्टिकुलर हायर वैल्यू, अगर इसके बाद HM इंक्रीज करते हैं, B इंक्रीज स्लाइटली, B थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, B रहेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसे कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये वाला वर्ड कई क्वेश्चन में यूज आया, मैग्नेटिक सैचुरेशन। समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम। ग्राफिकली तो लिख दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये हिस्टेरिसिस और ये सैचुरेशन क्या चीज है। यहां पे होता है सैचुरेशन, सुनिए बात को जरा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो मैंने क्या कहा है इसमें। भाई इसको मुझे मैग्नेट बनाना है, मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मुझे मैग्नेट बनाना, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाना। ऐसे तो लोहा है, लोहे का मैग्नेट कैसे बनाएंगे आयरन का। सुनो बात जरा, जब यहां कोई करंट नहीं है, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, H प्रोपोर्शनल I है, सिंपली कांस्टेंट ही तो N/L इंटू आई। तो H और करंट को आप एक ही चीज मान लो, कांस्टेंट का डिफरेंस है केवल बीच में, नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ, H और I। अब सुनिए, जब करंट यहां कर दी 1 एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल यह आ गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कहें 5। जब ये करंट हो गई 2 एम्पियर तो कितना बढ़ गया 10। जब ये करंट होगी 3 एम्पियर तो कितना 15। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जितनी ज्यादा करंट उतना ही बढ़िया मैग्नेट बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, ऑब्जर्व। देखो करंट दुगना किया 1 से 2, ये भी डबल हो गया। करंट 3 टाइम्स किया, ये भी ट्रिपल हो गया। इसके बाद लेकिन अगर आप करंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी में ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। इसका रीजन क्या है वो यहां डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन इसका डिस्कस होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बता देता हूं। जब इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक डोमेन, बड़ी डेप्थ में जब समझ में आता है रीजन क्या है, अभी सिंपली कैलकुलेशन। यहां एक लिमिट के बाद ये कितना 15, ये कुल 17, ये 18, 18.2,
यानी अब आप करंट कितनी भी बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग ये कांस्टेंट, लगभग ये कांस्टेंट, कुछ ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। देखो, तो हम कहेंगे यहां तक तो लीनियर है। लीनियर का मतलब यही तो होता है, अगर करंट ट्रिपल, ये भी ट्रिपल। यहां पे आप करंट को तो बढ़ा रहे हो इस जगह, कितनी भी बढ़ाते जाओ करंट, लेकिन बी क्या हो जाएगा, लगभग कांस्टेंट। इसे कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये है। छोड़ो ग्राफ वगैरह, ऐसे बताओ क्लियर है नहीं है, यहां से ग्राफ तो बन ही जाएगा इसका बाद में। लीनियर और सैचुरेशन का मतलब समझ में आया? भाई सीधी सी बात है, जितना पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। दिन में 1 घंटा पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, 2 घंटे पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा, 4 घंटे पढ़ोगे। लेकिन अगर 10-12 घंटे पढ़ते जाओगे तो सैचुरेशन हो जाएगा, कहते हैं अब नहीं समझ में आ रहा कुछ, होता है ना वो चीज। क्लास में होता है ना ऐसा, 1 घंटे की क्लास में मजा आता है, 2 घंटे और बढ़िया समझ में आया, 3 घंटे भी समझ में आ गया। लेकिन जब ज्यादा क्लास हो जाती है कि बस सैचुरेशन हो गया, अब छोड़ दो, अब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, होता है ना वो चीज। वही बात यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि करंट को आप बढ़ाते जा रहे, मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इसका रीजन क्या है वो मैं नहीं बताने जा रहा हूं, उसके लिए बड़ी डेप्थ की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बताते हैं। तो रीजन मैंने नहीं बताया इसका, ठीक है। तो भाई ये ग्राफ में मैंने यहाँ यही तो चीज बनाई, ये जो बार बार क्वेश्चन में आप लोगों को परेशान करता है वो यही तो चीज है, जिस चीज को रटाते हैं। मेरी कोशिश है, देखो भाई क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल वालों को कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जितना कंसेप्ट से समझा दूं तो याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब ये सिंपली मैं चाहता हूं रटने का काम कम से कम रहे। ये हो गया क्या, सैचुरेशन। तो वही चीज लिखी मैंने, यहां तक एच को बढ़ा रहे, करंट को बढ़ा रहे, बी इंक्रीज हो रहा है, यहां सैचुरेशन आ गया, ये वाला ग्राफ। यस, वर्ड सैचुरेशन आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अब अगला वर्ड समझो, अब आगे की बात समझते हैं इसमें हम। आ जाइए यहां पर। ये लिख दिया मैंने लीनियर सैचुरेशन, फिलहाल जरा इसको मैं हटा देता हूं। ये वैल्यू है टी की वैल्यू 0 से t/4 तक। अब यहां बताओ t/4 के बाद क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में, अब ये होगा डिक्रीज। t ग्रेटर देन t/4 लेस देन t/2, करंट डिक्रीज हो रही, करंट डिक्रीज हो रही Im से 0 तक। इसका मतलब एच भी डिक्रीज हो रहा है Hm से 0 तक, एच भी डिक्रीज हो रहा है। देखो सुनो अगली बात क्या है, जब हमने करंट को डिक्रीज करना शुरू किया, एच भी डिक्रीज हुआ, बी पे क्या इफेक्ट आता है ध्यान से देखो। भाई आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, ग्राफ से हटके बताओ, ग्राफ पे तो आ जाएंगे, यहां पे देखो फिर से। दो वर्ड हैं, हिस्टेरेसिस और सैचुरेशन, दोनों आ जाएंगे अब। यहां पे देखें, जब करंट 0 थी, बी की वैल्यू भी 0 थी। जब करंट हमने बढ़ाकर 8 एम्पियर कर दिया सपोज, बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई सपोज 6.2। समझ गए, करंट इंक्रीज किया तो बी में भी इंक्रीज हो गया। अब ये बताओ दोबारा से अगर करंट को 0 कर दूं, क्या उम्मीद करते हो आप, अगर करंट को फिर से 0 कर दूं मैं, यानी करंट हटा लें। जब शुरुआत में करंट नहीं थी, कोई मैग्नेट नहीं था, यानी मैग्नेट बना ही नहीं था, सिंपली लोहा था ये, करंट फ्लो करा रहे, मैग्नेट बना हुआ।
जब दोबारा से करंट हटाओगे इसके बाद क्या होना चाहिए, उम्मीद क्या है आपकी, मैग्नेट खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। इसके बाद में बी एकदम जीरो नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ बी रह जाता है। जीरो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो रह जाएगा, जैसे पॉइंट। ये है वो चीज। शुरुआत में करंट जीरो है, 0 से 8, फिर दोबारा जीरो कर दी। बी की वैल्यू जीरो थी, 6.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। करंट जीरो करने पर जीरो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ फिर भी बचा रह गया। ये ऑब्जर्व होता है। यस, रेसिडुअल करंट नहीं, रेसिडुअल फ्लक्स। समझ गए बात? यानी कि क्या क्या समझ में आपके, देखो ये सिंपली आयरन, भाई प्रैक्टिकली समझो जरा इस बात को। आई होप यू हैव गोट। ठीक है, मैंने तार बांध दिया, इसमें करंट फ्लो करा दी, बैटरी कनेक्ट करके मैग्नेट बन गया। करंट दोबारा से जीरो कर दूं, ये दोबारा लोहा नहीं बनेगा, अब ये थोड़ा बहुत मैग्नेट इसमें रह जाएगा, थोड़ा बहुत मैग्नेट बचा रह जाएगा। ये जो बचा रह जाएगा थोड़ा बहुत, इसे कहते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। समझ गए? एक बार करंट फ्लो करा के हटा लो, दोबारा जीरो नहीं बनता, थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसे कहते हैं रेजिडुअल। अब मैं ग्राफ बना देता हूं इसका। तो यहां से जब इसको जीरो करेंगे, ये जीरो नहीं बनेगा, ऐसे आ जाएगा। ये करंट तो जीरो हो गई यहां पर, टी बिटवीन T/4 से T तक, लेकिन कुछ ना कुछ बचा रह गया, BR, जिसे कहते हैं रेजिडुअल। हाँ, ऐसा क्यों? ये क्यों जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो भाई आप जानने की कोशिश भी मत करो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो मटेरियल साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं ही पढ़ाता हूं सब्जेक्ट, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसके अंदर एटम का मूवमेंट कैसे होता है, एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट, स्पिन डाइपोल मूवमेंट, हर एटम का डोमेन मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, डाइपोल से डोमेन बनते हैं, वहां से समझ में आता है, डेप्थ की चीज है। तो क्यों, जानने की कोशिश मत करो, बस समझ लो। इस सिलेबस के मुताबिक इतना समझ लोगे तो भी काफी है। समझ गए रेसिडुअल क्या है? ये है रेसिडुअल, ये जो दोबारा से रह जाता है जीरो ना होकर, ये है रेसिडुअल। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है भाई चंदन, ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस। ये जो प्रॉपर्टी है, यहां बना के लिखता हूं दोबारा से मैं। जब करंट इंक्रीज की, इंक्रीज हुआ लीनियर और सैचुरेशन, जब डिक्रीज की तो जीरो नहीं हुआ। समझ गए? ये है BR। इसी चीज को कहा जाता है हिस्टेरेसिस, सेम पाथ फॉलो ना करना। हिस्टेरेसिस प्रॉपरली क्या है, थोड़ा सा और चीजें समझनी पड़ती हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बता रहा हूं, और डिटेल समझनी पड़ेगी इसकी, प्रॉपर हिस्टेरेसिस। लेकिन रफली आप ये समझ लो, हिस्टेरेसिस का मतलब बढ़ता अलग रास्ते से है, कम होता है अलग रास्ते से।
डिक्रीज होने पे जीरो नहीं होता, डिफरेंट आता है, यह है हिस्टेरेसिस। इस चीज को कहा गया यहां हिस्टेरेसिस, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है भाई, इंक्रीज करा करंट, भी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज किया उस पाथ में डिक्रीज नहीं हुआ, तो ना डिफरेंट हो रहा है, तो ये इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस। अच्छा आगे समझो। अब इसके बाद करंट कैसे आएगी? करंट इसके बाद रिवर्स हो जाएगी। करंट इसके बाद क्या हो रही? नेगेटिव। अब करंट नेगेटिव आ गया ना जीरो के बाद, अपोजिट डायरेक्शन में। बस थोड़ी सी बात और कि हाफ साइकिल के बाद करंट रिवर्स। नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन रिवर्स, नेगेटिव लिखा मैंने, इंक्रीज हो रही नेगेटिव की तरफ, रिवर्स। क्यों भाई, समझे बात? रिवर्स। अब देखो, जब करंट को हम रिवर्स कर रहे, मैग्नेटिक पोल भी रिवर्स हो जाने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जानी चाहिए। कैसे होगी? अब होगा ये जब करंट नेगेटिव, अगर करंट नेगेटिव है रिवर्स, इसका मतलब एच भी नेगेटिव है, रिवर्स। ऐसे एच इधर की तरफ नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, देखो अपोजिट साइड में। जब एच जीरो हो रहा है, सबसे पहले जो फ्लक्स बना हुआ वो खत्म होगा, माइनस एच। यानी रेजिडुअल फ्लक्स विल बी लॉस्ट। रेसिडुअल विल बी लॉस्ट। ये वाला पार्ट क्लियर है नहीं, बताइए। चलो यहां से बताता हूं, ये आई थिंक आपके ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। देखो जरा, जब करंट को नेगेटिव कर दोगे, जैसे आई की वैल्यू -0.1 0.6, ये कम होगा पहले तो, बी इससे भी कम होगा, अपोजिट में है ना, रिवर्स होने से पहले जीरो होना पड़ेगा इसको, ये कम हो जाएगा 0.2। उसके बाद जैसे ही और नेगेटिव करोगे, अब हो जाएगा ये जीरो। और ज्यादा नेगेटिव करोगे अब इसको, अब ये भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, -2 -4। ये जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, सबसे पहले जो मैग्नेट बना हुआ वो खत्म होगा, जीरो। HC लिखूंगा मैं, क्या है अभी समझो। बता रहा हूं अभी एनी टर्म, पहले ये बताओ इस तरीके से समझ में आ रहा है नहीं?
देखो भाई टेबल से देखो, करंट जीरो थी, कोई फ्लक्स नहीं, मैग्नेट जीरो था। करंट बढ़ाई, मैग्नेट बन गया बढ़िया वाला। करंट जीरो की, रेजिडुअल बचा रह गया था कुछ ना कुछ। जब करंट अपोजिट की, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब करंट को रिवर्स कर दिया इसमें। पहले तो रेजिडुअल से कम होगा, 0.8 से 0.2। जब करंट और बढ़ाई, जीरो हो गया, खत्म। जहां पर बी दोबारा से जीरो हो जाता है, इस वाले को कहा मैंने एच सी, एच इक्वल टू माइनस एच सी, एच की टर्म, जो बी को जीरो कर दे। इसके बाद ये बढ़ेगा अब नेगेटिव की तरफ, और ज्यादा नेगेटिव, बी भी नेगेटिव आ गया। इसे कहा जाता है कोएर्सिव फील्ड। ये वाले दो टर्म याद रखना इसमें। ये बी आर और एच सी दोनों टर्म आपको क्लियर है नहीं? अब मुझे बताओ जरा। एच सी का मतलब रेजिडुअल को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। देखो चलिए आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना? थोड़ा सा अलग एग्जांपल है ये। हाँ, अच्छा, जब बी नेगेटिव होगा, मैग्नेट के पोल रिवर्स हो जाएंगे। बी नेगेटिव का मतलब पोल रिवर्स, डायग्राम बना के बता देता हूं, रुक जाओ मैं। देखो जैसे ये एन, ये एस, एन से एस, ये पोल। बी है पॉजिटिव। बी नेगेटिव होने का मतलब पोल भी रिवर्स हो जाएंगे। ये एस, ये एन। समझ गए आप? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव। तो कुल मिलाकर हिस्टेरेसिस यही है कि करंट एकदम जीरो नेगेटिव करने पर बी एकदम नेगेटिव नहीं होता, पहले जीरो होता है। देखो जैसे भाई ये कार चल रही, ठीक है, समझ रहे आप? कार चल रही, अगर आप स्पीड देना बंद कर दो, एक्सीलेटर छोड़ दो, कार तो चलती जाएगी। अगर आप एकदम रिवर्स गियर में डाल दो, कार एकदम थोड़ा ही रिवर्स होगी। पहले कार चलते हुए रुकेगी, फिर रिवर्स होगी। हाँ, करंट रिवर्स करने पर मोतीश, एक्चुअली अगर करंट रिवर्स कर रहे तो जब भी तो रिवर्स होगा ना एच। बस इतना डिस्कशन इसके लिए काफी है, आगे मैं फार्मूले लिख दूंगा इसका। ये ग्राफ बताओ यहां तक क्लियर हुआ है नहीं? एच सी, इसमें बताओ भाई डाउट है तो। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैं जानता हूं ये चीज सबसे डिफिकल्ट पड़ती है। ठीक है ना? यानी मैग्नेट एकदम रिवर्स नहीं होता। हिस्टेरेसिस का मतलब ही यह है, यहां पर हमने करंट को नेगेटिव तो कर दिया, देखो करंट तो नेगेटिव हो गई। सुनो भाई देखो, हाँ अब देखो जरा दोबारा से। ये वाला पॉइंट देखो, जब करंट जीरो हो गई थी, बी जीरो नहीं हुआ था, ये वाला था। जब करंट नेगेटिव होने लगी यहां पर, ये
ये करंट नेगेटिव होने लगी। थोड़ा सा करंट नेगेटिव होने पर पहले बी 0 होगा, देखो यहां पे 0 हुआ इस वैल्यू पर एचसी पर। उसके बाद जब करंट ज्यादा नेगेटिव हुई, जब बी की वैल्यू नेगेटिव हुई, अब कर लो जरा रिलेट। अच्छा अच्छा समझ रहा हूं मैं, रुको रुको। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे आप। मैंने करंट की डायरेक्शन इसलिए नहीं बदली, जैसे ये है 3 एम्पियर और ये है -3 एम्पियर। आप ये कह रहे हो करंट की डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा ना नेगेटिव है। आप चाहे तो ऐसे लिख लो नेगेटिव करके, माइनस का मतलब, या फिर इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर, वो मतलब है। जनरली इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट रिवर्स करने को भी हम रिवर्स नहीं कहते, हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड नेगेटिव। बात तो एक ही है, मतलब डायरेक्शन सेम रखी, मैग्नीट्यूड माइनस बोल दिया, दोनों बातें एक ही हैं। केवीएल केसीएल में भी तो यही है, आपने उसमें पढ़ा होगा। अभी बताता हूं एच का क्या रिलेशन होगा बी के साथ, रुक जाओ जरा। T/4 पे बताओ जरा, मैक्सिमम ये रहा T/4, मैक्सिमम ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट। चलो भाई खैर, अब इसमें वाली टर्म में लिख देता हूं। ये मैक्सिमम -HM, ये मैक्सिमम। लास्ट वाला बता दो चलो। इसके बाद नेगेटिव वाली करंट फिर से डिक्रीज हो रही, देखो -HM से 0 तक। थ्री T/4 से T तक करंट डिक्रीज हो रही, नेगेटिव करंट है, H डिक्रीजिंग -HM से 0 तक। ये डिक्रीज होगा तो B भी डिक्रीज होगा, -BM से 0 नहीं, रेसिडुअल तक रह जाएगा। उसके बाद में जब डिक्रीज करोगे ये भी अलग पाथ से डिक्रीज होगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में -BM। करंट नेगेटिव लिख दो या डायरेक्शन माइनस कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। सुनो भाई, बात सुनो। इस करंट के नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, दोनों बातें एक ही तो हैं ये, या तो माइनस साइन के साथ इधर या इधर। तो करंट नेगेटिव का मतलब रिवर्स है, मैंने रिवर्स नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया मैग्नीट्यूड माइनस, मैंने ये लिख रखा हूं। अब ठीक है, एनएस के पास जो एरो बनाया मैंने, हाँ सारी बात, सारे फंडे यहीं पे क्लियर करोगे एक साथ ही। मैं समझ गया चंदन, इसे अलग से एक्सप्लेन करेंगे जरा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बी, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन रिवर्स ये बनाया।
ये एरो की डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल से आपको मैं समझा दूंगा, जरा वेट कर लो, राइट हैंड कर्ल रूल से बताएंगे इसको। वन बाय वन समझो, बस पहले जरा ये टर्म में पूरे कर दूं। एच सी और बी आर, ठीक है, एच सी और बी आर। चलो भाई जरा, ठीक है बात, क्या बना लू, पी की वैल्यू बी और एच के रिलेशन में जो चीज आप जानते हो अब आ रही है आपके सामने हो। लो भाई, 3 घंटे की चीज है, आपको 1 घंटे में बताई दी है। मुकेश कुमार, बोलिए आप। देख 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 यस, ऑडिबल नहीं है, आप एक काम करो भाई, लिख दो इस पे जो भी बात है, नहीं तो लास्ट में कनेक्ट कर देंगे। सुनो जरा, ये आया लूप, ध्यान से देखो अब जरा क्या क्या है हमारे पास। लीनियर एंड सैचुरेशन 0 से T/4 तक, फिर ये T/4 से T तक, फिर ये T/4 से T तक। नेक्स्ट साइकिल में बताओ कहां से शुरुआत होगी। यस, टी के बाद अगली साइकिल में सेकंड साइकिल यहां से शुरुआत होगी, फिर से इंक्रीज 0 से एच। क्या बिहेवियर आएगा नेक्स्ट साइकिल में टी के बाद,
उसके बाद यहां से शुरू हो जाएगा, टी से लेकर 5t/4 अगली साइकिल। ये है वो पूरा लूप जिसके बारे में बात करते हैं। इसे कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला बताया जाए आपको। अब आ रहे हो इसी बात पे, क्वेश्चन कैसे आता है। बिल्कुल जो काम की चीज है वो बता रहा हूं आपको। ये लगभग क्लियर है, लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि देखो पूरी डिटेल तो मैंने इसकी आपको बताई भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा आपको आइडिया रह जाए इसका कि ये इधर से उधर से क्या हो रहा है, कम से कम कुछ तो आइडिया हो जाए कि साइकिल में इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, क्या वर्ड है, बस वो मेरा पर्पस था। तो अभी समझाता हूं इसमें। एक क्वेश्चन तो एनएस की डायरेक्शन के बारे में आपका पेंडिंग है, मैंने कहा था समझाऊंगा, मेरे ध्यान है। और एक ये वाला इस पे क्वेश्चन है, जरा रुक जाओ मैं लिख दूं पहले। इसे बीआर को कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, जो वर्ड नाम लिख लो जरा इसके। और रिटेंटिविटी, एक वर्ड इसका है रिटेंटिविटी, ये वर्ड जरा याद रखना। HC कोएल्सिव फील्ड और कोएल्सिविटी, कोएल्सिव फील्ड और कोएल्सिविटी। पावर लॉस इन मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेट बनाने में। आयरन को अगर मैग्नेट बना रहे करंट फ्लो करा के तो पावर लॉस भी होता है। कौन सा पावर लॉस होता है वो, हिस्टेरेसिस लॉस। ये वाला वर्ड आपको बहुत सुनाई देगा ट्रांसफॉर्मर में और ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन में, जो आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन क्या, हिस्टेरेसिस लॉस कई जगह सुनाई देगा। इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। जब आपने करंट फ्लो कराई तो पावर लॉस तो होगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, जब करंट फ्लो कराते हो बल्ब ट्यूब में तो कितने वाट की बल्ब है, कितने वाट की ट्यूब है, लॉस होता है ना। एसी में करंट फ्लो करा रहे वहां पावर कंज्यूम होती है, कितने वाट पावर कंज्यूम हो रही है, इसलिए तो बिल बनता है। यहां भी पावर लॉस होता है, पावर कंज्यूम होती है, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक डाइपोल इधर उधर मूव करते हैं जब होता है वो इंटरनल, अगर डिटेल में जाए यहां मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूं। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस जो आते हैं प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। ये वाला एरिया, ग्राफिकली कितना एरिया आता है लूप का उसके प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरेसिस लॉस। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके लिए है ये, हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द लूप, अगर ये आता है तो। अच्छा फार्मूला क्या क्या है इसका, जरा वो भी समझ लो।
पीएच प्रोपोर्शनल आता है किसके, पीएम टू द पावर 1.6 इंटू एफ। कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। ये पीक फ्लक्स डेंसिटी बीएम, देखो जो मैंने लिखा है, ये वाला बीएम पीक वैल्यू। रिमेंबर दिस फार्मूला, बीएम टू द पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है बात, ये वाला। अब चलो जरा, अब आपको जरा डायरेक्शन और एनएस पोल के बारे में यहां पे जरा वो बता दूं मैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, किस तरह आ सकता है। सुनो भाई ध्यान से, राइट हैंड कर्ल रूल आप लगाना यहां पर, वो आई थिंक सभी को क्लियर है भी। देखो अगर करंट फ्लो रही इस तरफ ऐसे, समझ गए भाई करंट, यस, फ्लक्स की डायरेक्शन बताइए जरा, राइट हैंड कर्ल रूल। केएच कांस्टेंट का कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग हिस्टेरेसिस लॉस कह सकते हो। कांस्टेंट केएच का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नेम है नहीं, इसलिए सिंपली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने लिखा भी नहीं। वेरी गुड। देखो भाई जरा, ये करंट कैसे है, घुमावदार, ध्यान से देखो, ये रहा करंट, करंट देखो ऐसे है ना, देखो ये रहा वायर, ये वायर आपके सामने से गया और बैक साइड से रिटर्न होकर फिर आया। अब देखो करंट की डायरेक्शन, करंट यहां से जा रही है ऐसे, ये करंट फ्लक्स अपवर्ड, तो फ्लक्स यहां पर आया अपवर्ड, आ गई फ्लक्स की डायरेक्शन बी के डायरेक्शन। कंप्लीट कर दो डायरेक्शन अब बी की, यानी बी के डायरेक्शन इधर बना दो कंप्लीट। देखो ये रहा भाई, ऐसे जा रही बी, ये रहा, ठीक है बात। अब आ जाओ आगे। अब ये बताइए पोल कैसे लिखोगे, मैंने पोल के बारे में क्या बताया था, फ्लक्स N2S होता है या H2N होता है,
फ्लक्स N2S कब होता है, S2N कब होता है? ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट। यहां मैग्नेट के बजाय लिख दो कॉइल। यहां मैग्नेट के बजाय लिख दो कॉइल। ये रही कॉइल। कॉइल के अंदर बताओ किधर से किधर होगा फ्लक्स, S से N। कॉइल के अंदर S से N। कॉइल के बाहर बताओ N2S आ रहा ना, आउटसाइड। ये है डायरेक्शन। S2N इनसाइड, इस तरह पोल बने। एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये वाली चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो एक और एग्जांपल बताओ। करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो ये रही करंट की डायरेक्शन। बताओ भाई जरा फ्लक्स के बारे में। देखो ये बाहर से निकल के आ रही करंट, ऐसे कर्ल, ये रहा ऐसे, तो डाउनवर्ड। यहां पर फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड। चेक कर लो। वायर इस बार देखो, डाउनवर्ड आ गया ना। करंट की डायरेक्शन बाहर निकल रही तो ऐसे बनाना पड़ेगा कर्ल। अब बताओ पोल S2N, अंदर S2N, बाहर N2S, ये बनता है पोल। तो ठीक है, अब जरा हिस्टेरेसिस कर्व से आगे क्या बनेंगे क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना। कुल मिलाकर ये जो झंझट की बात थी, हिस्टेरेसिस लॉस हो रही है, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है BR और HC का, और यहाँ ट्रांसफॉर्मर से कैसे रिलेट होगा, वो चीज करने हैं डिस्कस। ठीक है, तो चलो खैर आज रोक देते हैं क्लास, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट वर्क भी है। कल क्लास 9:30 तक रखेंगे, 7:30 से 9:30 ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है।